तो कृपया करके आप लोग शांति बैठ जाइए और ध्यान दीजिए इधर आप लोग अपने क्लास पर। आप लोग नए का 10th है जी? ना देखे में तो नए कल लगे थे सा। चलिए तो पहले आप लोग जान लीजिए। अरे यार करना है काम, करना है काम। ओए होए होए, बिजली आई, बिजली मिली। आप लोगों को 10th क्लास में 9th के जैसा ही 2 किताब पढ़नी है, एगो मोटकी और एगो पतरकी, पनोरमा और इंग्लिश रीडर। पनोरमा में आप लोग देखेंगे 9th में उसमें लिखा होगा पार्ट 1 और इंग्लिश में भी लिखा होगा पार्ट 1। तो पार्ट 2 कब पढ़ना है? 10th में। तो 10th में आपको पनोरमा 2 जो उसका भाग 2 है, मुटकी के भाग 2 और इंग्लिश रीडर का भी पार्ट 2 पढ़ना है। एक से एक मज़ेदार कहानी और कविताएं हैं जैसे 9th में था, तो सबको हम लोग पढ़ते चलेंगे। और आज आप लोगों को जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है इंग्लिश पनोरमा के पहला चैप्टर, प्रोज से, कहानी से पहला। ठीक, पढ़ाई आपको ऐसे चलेगी। एक चैप्टर आपको इंग्लिश के कहानी से पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर आपको कविता पढ़ाएंगे और उसके बाद एक चैप्टर आपको पतरकी जो है इंग्लिश रीडर उसमें से पढ़ाएंगे। इस तरह से उसको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको ग्रामर पे भी ध्यान दिया जाएगा। उतना तो कवर नहीं हो पाता है क्योंकि ग्रामर में आप लोग स्लो हो जाते हैं तो हम स्पीड बढ़ा नहीं पाते हैं। फिर भी जितना होगा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कंप्लीट कराएं। बचा खुचा हम 11 12th में रगड़वा देते हैं, कोई दिक्कत। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है, नाम है द पेस फॉर लिविंग। अगर इसका हिंदी करो तो होता है जीवन जीने की रफ्तार जो हमारा है उसके बारे में। इसको लिखे कौन है? तो उनका नाम है आरसी हचिंसन। तो आप लोग कहानी और उसका राइटर के नाम भी याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ देगा हु वाज द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग, या पूछेगा हु इज द राइटर ऑफ पेस द लिविंग। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए। 4 गो 5 गो ऐसे आपको आते रहता है। तो इन्होंने लिखा है, आरसी हचिंसन ने, द पेस फॉर लिविंग। इस कहानी में क्या है चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले हम लोग जैसे 9th में पढ़ते थे, कहानी शुरू करने से पहले लेखक के परिचय, तो वैसे ही यहाँ भी पहले क्या करेंगे हम लोग, लेखक के बारे में जान लेते हैं कि ये आरसी हचिंसन थे कौन। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनता है। आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। कहा जाता है कि आरसी हचिंसन जो हैं वो ब्रिटेन के एक नोवेलिस्ट हैं। नोवेलिस्ट माने जानते हैं, उपन्यासकार होता है। उपन्यास जानते हो? नहीं जानता है कभी? हाँ, नोबल अलग होता है, नोबेल जो बोल रही है, एगो नोबेल प्राइज होता है, एगो नोबल होता है। नोबेल और नोबल में अंतर है। नोबल मतलब होता है उपन्यास, और उपन्यास समझो। कभी कोई फिल्म देखी हो तो फिल्म कैसे 2.5 घंटे का रहता है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, कॉमेडी होता है, एक्शन होता है, दर्द होता है, हर चीज़ को उसमें दिखाया जाता है। उपन्यास भी वैसा ही होता है, बस वो लिखा हुआ रहता है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। एक ही किताब होगा इतना मोटा मोटा, ठीक, और पूरी कहानी उसमें रहेगी अलग अलग कैरेक्टर का। उस पर फिल्म भी बनती है। बहुत सारे ऐसे नोवेल हैं जिस पे फिल्म बन चुकी है, ठीक। तो उसी प्रकार का होता है। तो ये एक नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। पहला यही हो गया। और कहा जाता है कि अपने टाइम में बहुत एक्सेप्शनल थे, यानी बाकी सबसे हट के थे। हट के क्यों थे? आरसी हचिंसन उन बातों को लिखते थे, उन मुद्दों को पकड़ते थे जो उस टाइम पे बहुत कम लोग पकड़ते थे। यानी अभी समाज में जो भी चल रहा है, जिसको लेकर के विवाद हो सकता है, ठीक, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, वैसे मुद्दों पे बेबाक होकर के बोलते थे। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में समझे कि अभी हम यहाँ हैं, अभी धर्म की बात करो, हमने अपने देश में धर्म के विरुद्ध में, ये एक सेंसेटिव मुद्दा है। जहाँ आप धर्म के विरुद्ध गए सब आपके खिलाफ हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो इसके विरुद्ध में जाके बोल रहा है, मतलब उसमें दम है, पावर है। तो ये वो इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उस टाइम पे ब्रिटेन के समाज में जो भी चीज़ें थी, जो भी सेंसेटिव मुद्दे थे, उसके विरुद्ध में ये बोलते थे, उन मुद्दों को ये उठाते थे बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। समझ गए? देखो, ब्रिटिश उपन्यासकार आर.सी. हचिंसन ने समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को इसके सभी विरोधाभासों और मिथ्याभासों के साथ छूने की असाधारण प्रतिभा दिखाई है कि जो भी उस टाइम पे मिथ्य था, अंधविश्वास था, फालतू की बातें थी, उन सबको ही पकड़े हैं। जो उनके टाइम पर था उन सबको ये लिखे हैं। समझ गए? उसके बाद इन द पेज फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एग्ने ऑफ मॉडर्न मैन। अभी जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले द पेज फॉर लिविंग, जीवन जीने की रफ्तार, इसमें आर.सी. हचिंसन ने आज के जो व्यक्ति है, जो मॉडर्न मैन है, हम लोग के जीवन में जो दुख है उसको उजागर करने का प्रयास किए हैं। जिन समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, इस जीवन के रफ्तार इतनी तेजी से हम लोग को गुजर रहा है और उसमें जो भी समस्याएं झेल रहे हैं, उसके बारे में ये दिखाने की कोशिश किए हैं। ठीक, he brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। वो यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि आज के जो ये आदमी है या कोई वस्तु है या जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ ही आगे बढ़ रहा है, वो मनुष्य के जो एक रिदम में हम लोग जीवन जी रहे थे, एक समान लय में, वो अचानक से तेज हो गया है, रफ्तार पकड़ लिया है, और उसके वजह से हम लोग फालतू के प्रेशर लिए हुए हैं अपने दिमाग पर। व्यक्ति भी, महिलाएं भी और बच्चे भी। अभी आप लोग सोचिए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप लोग रेस में नहीं हैं, अब फालतू के प्रेशर नहीं है। हमको 95 लाना है, 98 लाना है, 40% से काम नहीं चलेगा। और 98 लाने के चक्कर में अपने दिमाग पर प्रेशर लिए हुए हैं। हम भी प्रेशर लिए हुए हैं। हमको इस रफ्तार में सबसे आगे रहना है, हमको नंबर 1 कोचिंग वाला बनना है। फालतू के दिमाग पर प्रेशर ले ले हैं। जीवन यापन हो जाएगा, इनकम हो रहा है इतना कि जीवन यापन हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं, हमको नंबर 1 पे रहना है। और ये जो रफ्तार है, ये जो रेस लगी हुई है, इसके कारण प्रेशर दिमाग पे। तो इस वजह से आज का जो हमारा रिदम है, पहले जो जीवन चल रहा था वो रिदम बिगड़ गया है, और इसके कारण हम लोग प्रेशर में आ गए हैं। समझ गए? प्रेशर में है कि नहीं है जी? 10th के प्रेशर है ना? किस चीज़ का प्रेशर है? पास होने का, परसेंटेज उठाने का। परसेंटेज क्यों उठाना है? हमको सबसे आगे रहना है, और उस बात का आपके दिमाग पे प्रेशर है। सब कुछ त्यागना पड़ेगा, खाना पीना, हित नाता, शादी विवाह समारोह, और कहाँ लगा रहिएगा? बुक्स में। तो वो इसी प्रकार के चीज़ों को ये यहाँ पे उजागर किए हैं, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे वो दिखाने का प्रयास किए हैं, और दिखाएं कि कैसे ये हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाता है। ठीक, अब होता है आप लोगों की कहानी शुरू। यहीं से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। करें, आई सा अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज अ एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन ही हुआ है, मैंने डबलिन में एक नाटक देखे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। तो पहला सवाल बनता है कि लेखक नाटक कहाँ देखा था? तो डबलिन में। ठीक, तो डबलिन में नाटक देखे हैं, ज़्यादा दिन के बात नहीं है। और उस नाटक में जो मुख्य पात्र था, जो हीरो है, वो है एक कॉर्न मर्चेंट, है ना? यहाँ देखो, कॉर्न मर्चेंट। और कैसा है? एल्डरली। यानी लेखक ने कुछ दिन पहले डबलिन में एक नाटक देखा है। उस नाटक में जो लीड रोल में है, जो हीरो है, वो एक बुढ़ा व्यक्ति है जो मक्का बेचने वाला है। तो मक्के बेचने वाले एक बुढ़े व्यक्ति पर कहानी है। ठीक, वो बुढ़ा व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? तो वो आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता है। समझ गए? कहानी का जो हीरो है वो कहाँ रह रहा है? आयरलैंड के एक छोटे से शहर में। उसी को हम आयरिश बोलते हैं, आयरलैंड को। यहाँ तक कहानी समझ में आया? क्या हुआ? लेखक एक नाटक देखा है। कहाँ देखा? डबलिन में। नाटक का हीरो कौन है? तो एगो बुढ़ा मक्का बेचने वाला व्यक्ति जो कहाँ रहता है?
आयरलैंड के एक छोटे से शहर में। अब आगे देखिए क्या होता है। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, हिज हार्ट वाज डिकी, हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलीडे। कह रहा है आगे लेखक कि उस कहानी में दिखाया गया है कि वो जो व्यक्ति है, मक्का बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति, वो कई सारी परेशानियों से जूझ रहा है और उस परेशानियों के कारण उसका जो हार्ट है वो डिक्की यानी कहीं ना कहीं दर्द से भर गया है। ठीक, उसका हिंदी आपको नीचे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिला है कि चिंताओं से घिरा हुआ उसका दिल क्या हो गया है, टूट गया है। डिक्की मतलब टूट गया है उन परेशानियों से। परेशानी क्या है इसकी? परेशानी ये है कि उसका जो भतीजा है वो उसको धोखा दे रहा है और उसकी जो पत्नी है उसको हर पर्व त्योहार, छोटा से छोटा भी पर्व त्योहार आ गया तो उसको इतना रुपया खर्चा करना ही है, चाहे तोरा भी रहे चाहे न रहे, हमको चाहिए, हमको खर्च करना है। और इन समस्याओं को झेलते झेलते अंदर से टूट गया है। समझ गई कहानी? समझ यहाँ तक आया? ये पूरी कहानी किसकी है? वो मक्का बेचने वाले व्यापारी का। ठीक, और वो एक नाटक में दिखाया गया है, ठीक ना, रियलिटी नहीं है, क्या है, एक नाटक में। लेकिन वो नाटक कहीं ना कहीं आज के लोगों के जीवन से जुड़ रहा है कि बाल बच्चा के अलगे शौक है, पत्नी के अलगे शौक है, जुटाते जुटाते एक व्यक्ति का हालत खराब है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से ये रिलेट करता है। Altogether, the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. और कहा जा रहा है कि सब मिला करके उसका जीवन जो है वो क्या हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है। ठीक, और इससे वो क्या हो गया है, कहीं ना कहीं एक तरह से दुखी है, दबा हुआ है परेशानियों से, और उसके दिल से अचानक आवाज निकलती है। इन सारी परेशानियों को झेलते झेलते का आवाज निकलती है। They tell me there is an aeroplane now that goes at 100 miles an hour. Now that's too fast. वो बोलता क्या है मक्का व्यापारी कि वे लोग कहते हैं मुझसे कि आज के जो एरोप्लेन है वो हर 1 घंटे में 1000 मील दूरी तय करता है और ये बहुत फास्ट है, ये जो गति वो बहुत फास्ट है। अब देखो, अगर इस डायलॉग को और जो मक्का व्यापारी उन दोनों के जीवन को रिलेट करो तो कोई संबंध दिखता नहीं है। एक मक्का व्यापारी है जो जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका भतीजा जो है वो उसको धोखा दे रहा है, उसकी पत्नी पूरा पैसे खर्च कर रही है, और ऐसे में एक व्यक्ति परेशान है, परेशान होकर कह रहा है कि आजकल के प्लेन जो है 1000 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, बहुत फास्ट है। क्या उसके जीवन के जो हालात हैं और जो ये डायलॉग है, क्या दोनों में मैच हो रहा है? लेकिन अगर उसके गहराई में जाओगे तो वो मैच कर रहा है। ठीक, कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है रफ्तार को कि आज जैसे हवाई की जो एरोप्लेन की जो रफ्तार हो गई है 1000 किलोमीटर, वैसे ही लोगों का जीवन भी क्या हो गया है, रफ्तार से भरा हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को रिलेट कर रहा था। आगे ये आगे कहता है, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लिसली इनब्रेलेंट टू हिज ओन सिचुएशन। लेखक कह रहा है कि उस पूरे नाटक में मेरे लिए जो सबसे यादगार डायलॉग रहा, जो सीन रहा, वो वही वाला कि आज के हवाई 1000 किलोमीटर पर घंटे चल रहा है। यही लेखक के लिए सबसे बढ़िया वाला डायलॉग था, क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ वो बोला उसका अर्थ हर कोई नहीं समझा। वो कह कुछ और रहा था लेकिन अर्थ उसका कुछ और निकल रहा था। तो उस तरीके से वो बोला था और लेखक ने उस चीज को समझ लिया, इसलिए वो उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कहानी। समझ गए? And besides being comic, it struck me as the perfect illustration of the way the Irish get the subtle truths by the most unlikely approaches. You saw what the old fool meant. देखो, उसके बाद लेखक कहता है कि ये चीज जो है वो मुझे थोड़ा हंसी वाला भी लगा कि इसका जीवन में प्रॉब्लम क्या है, अब बात ये क्या कर रहा है। लेकिन जब उसके हम गहराई में गए
तब हमको पता चला कि सही में जो आयरिश लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। वो बोल तो रहे होते हैं कुछ और, लेकिन जब उसके गहराई में जाओगे तो वो अर्थ कुछ और निकालता है। और इसीलिए वो लाइन लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रह गया। वो कह रहा है कि आपने देखा ही कि उस बुढ़े मूर्ख व्यक्ति ने क्या बोला और उसका मतलब क्या था। वो हवाई को नहीं दिखा रहा है, हवाई जरिया है। वो दिखा रहा है किसको? मनुष्य के जीवन जीने की जो रफ्तार बढ़ गई है उसको। और कह रहा है कि मनुष्य जो इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है वो सही नहीं है। इतना फास्ट मनुष्य को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे वो नाम मनुष्य का नहीं लिया, किसका लिया? एरोप्लेन का नाम ले लिया। और यही दिक्कत है, कुछ लोग जो है वो एरोप्लेन पे अटक गए और कुछ लोग उसको अपने लाइफ से रिलेट करके उसको समझ गए। लेखक समझ गया, इसलिए उसके लिए वो जो लाइन है वो क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। समझ गए? नाटक हो गया तुम्हारा खत्म। अब आइए लेखक के पर्सनल जीवन पर। अब लेखक इसके बारे में क्या कह रहा है उसको जानिए। लेखक कह रहा है कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक टू रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। लेखक कह रहा है कि हमको इस तेज रफ्तार से कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है जो तेज रफ्तार में चल रहा है। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। वो कह रहे हैं कि हमको खुद कार को 90 के स्पीड में चलाना पसंद है। बस दो शर्त है, गाड़ी हम चला रहे हो और गाड़ी मेरी नहीं हो, ठोकाए तो ठोकाए। ठीक, अगर दो चीजें हैं, गाड़ी किसी और की है और चला रहे हैं लेखक, तो उनको खुद पसंद है 90 किलोमीटर के प्रति रफ्तार से चलाना गाड़ी, कार। तो वो कह रहे हैं कि हमको पर्सनली इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी रैपिड मूवमेंट यानी तेज रफ्तार पसंद है। यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है कितना मील्स प्रति घंटा के रफ्तार से, कितना है? 90 माइल्स। समझ गए? यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ना है और कम से कम 60 नंबर आप लोगों को लेके आ जाना है, कम से कम। ठीक ना? ऐसे नंबर इसका तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन आगे आपको फ्यूचर में काम करेगा। फेल करेंगे दिक्कत होगी। तो उसी प्रकार से पढ़िएगा। आगे देखिए, वो कह रहे हैं आई एडोर द मशीन्स दैट ह्यूरिल you about the Bethesda to dine in London and lunch in New York next day seems to me the most satisfactory experience। वो कह रहे हैं कि आज की जो मशीनें हैं वो मशीनें मुझे पसंद है, जो रफ्तार में काम कर रहा है वो पसंद है। वो कह रहे हैं कि हमको पसंद है कि हम रात के खाना कहाँ करें? लंदन में। आज दिन के खाना कहाँ करें? न्यूयॉर्क में। दोनों ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये पसंद है। अब बताओ, लंदन है कहाँ? इंग्लैंड में। और न्यूयॉर्क है अमेरिका में। दोनों एक दूसरे से अलग है। बिना तेज रफ्तार के रात में लंदन और दिन में न्यूयॉर्क में खाना हो सकता है? तो लेखक को पर्सनली ये सारी चीज़ें पसंद है। वो मानते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है कि रात के खाना खाए लंदन है और सुबह खाना खा रहे हैं न्यूयॉर्क। तो रैपिड मूवमेंट उनको पसंद है। ठीक, आगे आइए। I admit it excludes all the real pleasure of travel, the sort of fun you get from a country bus in the Somerset and or Spain, but it gives you a superficial sense of drama। आगे वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि जब हम इतने तेज रफ्तार से जाते हैं, जैसे हम लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे तो तेज रफ्तार से जाएंगे, तो उसमें जो यात्रा के मजा है उसको हम खो देते हैं। कैसे खो देते हैं? जैसे मान लो, सिंपली समझो, एक तुम यहाँ से प्लेन पकड़ा गया दिल्ली, एक गया तो ट्रेन से दिल्ली, और एक गया तुम 4 व्हीलर से दिल्ली। क्या चारों एक जैसा है? आप प्लेन से जाइएगा 1.5 घंटे के अंदर में दिल्ली, का मजा लिए? कुछ न, वह ऊपरे उड़े घड़ी ऐसे ही से घुमाया तो ऊपर से नीचे देख लो। वही आप ट्रेन से गए तो लंबा समय लगा, अगल बगल की चीज़ें, पहाड़, झाड़ी, जंगल जो भी आएगा रास्ते में, गांव, शहर, सब देखते हुए गए। बड़े बड़े शहर में जाएंगे, छोटे छोटे हॉल्ट स्टेशन से गुजरेंगे। और उसके जगह मान लीजिए आप जाना है 4 व्हीलर से, तो और धीरे धीरे जाएंगे तो उसका अलग मज़ा है। हम आसपास के नज़ारों का मज़ा लेते जाते हैं, रास्ते में जो दिखते हैं उसको हम मज़ा लेते जाते हैं, खाते पीते मस्ती से। और प्लेन से गए तो सुई उठे सुई गिर गए। तो वो कह रहे हैं कि ये बात को हम मानते हैं कि जब हम तेज रफ्तार में यात्रा करते हैं तो जो वास्तविक सुख है उससे हम क्या हो जाते हैं?
बाहर हो जाते हैं, उन सुखों का मजा नहीं ले पाते हैं। वो बता रहे हैं कि जैसे आपको समरसेट या स्पेन में एक देहाती बस में जो मजा मिलता है वो मजा आपको प्लेन में नहीं मिलेगा। समझ गए? It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as all accept it gratefully। वो कह रहे हैं कि लेकिन यह आपको एक नाटक की तरह लगेगा, वो अलग रोमांच था। इन सब चीज़ों के हमारे जो पूर्वज है वो मज़ा लेते थे। उनके पास जो यात्रा करने के साधन है वो बहुत स्लो था, तो उन चीज़ों को मज़ा लेते थे। वो बैलगाड़ी से जाते थे, ये मज़े मज़े है। ठीक, ऑटो ड्राइवर, बैलगाड़ी जो है वो ऑटो ड्राइवर है। आप सोच जाइए, बैलगाड़ी आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा देगा। ठीक, तो उसका एक अलग मजा था। तो बोले कि हमारे पूर्वजों ने उसी से काम चलाया, उसी से उनको काम चलाना पड़ता था, उसी का मजा लिया। वो प्लेन का मजा नहीं ले पाए, लेकिन जो वो मजा ले रहे थे उनका एक अपना मजा है, और हम जो ले रहे हैं उसका एक अलग मजा है। प्लेन में जाने का अपना मजा है और बस में जाने का अपना मजा है। दोनों में एक्साइटमेंट है, बस डिपेंड करता है व्यक्ति पर कि उसको कौन सा पसंद है, बस वाला कि प्लेन वाला। इतने का फर्क है। समझ गए? उसके बाद कहते हैं नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। अब ये कहते हैं कि मेरे लिए स्पीड, रफ्तार वहाँ बेकार लगने लगता है जब इस रफ्तार को हमारे दिमाग के साथ जोड़ के देखा जाता है। आज के टाइम में वही चल रहा है। आज के जितने एग्जाम्स होते हैं क्या चेक किया जाता है उसमें? आपका मेंटल एक्टिविटीज, आप कितना फास्ट सोचते हैं। हर चीज़ में जो फर्स्ट है उसी को मिलेगा। किसी भी चीज़ में जाइए, कितना आप आगे हैं। इसीलिए हर कोई कहाँ लगा हुआ है? रफ्तार में। सब दौड़ने में लगा हुआ है। भले क्षेत्र अलग अलग है लेकिन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हम यहाँ पे दौड़ रहे हैं। जितना बढ़िया हम देंगे तुमको उतने लइकन आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल एक्टिविटीज फास्ट काम करेगा तब तो हम तुमको फास्ट देंगे। हमारा दिमागे काम ना करेगा, कहाँ से देंगे? समझ गई? तो वो कह रहे हैं कि ये गति मेरे लिए वहाँ अप्रिय हो जाती है जब उसको क्या किया जाता है, हमारे मानसिक गतिविधियों से उसकी तुलना जब की जाती है, उससे जब इसको जोड़ दिया जाता है, उसको हम मशीनों के गति के साथ जोड़ते हैं, तब वो मेरे लिए बेकार हो जाता है। वहाँ हम इसको सपोर्ट नहीं करते, वो मेरे लिए अप्रिय हो जाता है। कि देखते हैं आगे कैलकुलेटर जोड़ता है कि आगे तू, देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन के आंसर तू देता है कि AI। क्या किया जा रहा है? मशीन के साथ आपकी तुलना। तो ये चीज़ जो किया जाता है लेखक को ये पसंद नहीं है। बाकी तेज रफ्तार इनको पसंद है। ठीक ना? आगे देखिए, आगे अब लेखक क्या कह रहे हैं? आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। वो कह रहे हैं कि मैं ये एकदम है जो भी है वो हम बोल रहे हैं क्योंकि हम आते हैं स्लो थिंकर में, यानी अपने आप को एकदम कमजोर वर्ग में रख रहे हैं, जो धीरे सोचता है, जिसकी सोचने की गति धीमी है। गांव घर में बोली में बोले तो जो भूत बकाल है उसमें रखते हैं, अपने को मूर्खों में रखते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये पूरे पूर्वाग्रह से बोल रहे हैं कि क्योंकि हम कहाँ रखते हैं अपने आप को? स्लो थिंकर में, धीरे सोचने वाले में। Those who are crushed with less spirit, they less clear people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over। देखो, लेखक कह रहे हैं कि हम अपने आप को रखते हैं एक स्लो थिंकर में, धीरे सोचने वाले में, क्योंकि इन कह रहे हैं कि हम एक श्राप से श्रापित है। श्राप के क्या नाम है? ले स्पिरिट डी ले स्केलेरियट। ये श्राप है, उधर ब्रिटेन में चलता है। तो वो कहते हैं कि हम इस श्राप से ग्रसित हैं और इसलिए हम धीरे सोचते हैं, हम धीरे सोच पाते हैं। उसका प्रमाण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कहीं पार्टी हुआ, अब पार्टी में हंसी मजाक होता है, जोक्स मारा गया, तो पार्टी में जोक्स मारने के 4 घंटे बाद उनको समझ में आता है कि वो वहाँ क्या बोला था। पार्टी अभी हुई, मजाक अभी हुई, और जब 4 घंटा बीतता है तब उनको याद आता है कि अच्छा एक का मतलब वो ये बात कर रहा था। तब वो हंसेंगे कि आ रे तेरी के ये बात बोला था। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि हम हैं स्लो थिंकर में। ऐसे ही है नहीं। जो व्यक्ति
कॉर मर्चेंट के कही हुई बात की गहराई को समझ गया, क्या वो स्लो थिंकर हो सकता है? जो व्यक्ति ये कहानी लिख रहा है, क्या वो स्लो थिंकर हो सकता है? हाँ, कहीं कहीं उनका दिमाग किसी क्षेत्र में कम काम करता है। जैसे आगे वो बताएंगे, वो फिल्म देखने जाते हैं, उनको फिल्म समझ में नहीं आता है, पार्टी में क्या जोक समझ में नहीं आ रहा है, तो उस मामले में वो स्लो थिंकर है, लेकिन हर मामले में वो स्लो थिंकर नहीं है। तो यहाँ पे बताया, उसके बाद कहते हैं आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन द एनीथिंग एल्स। ये कह रहे हैं कि हम गारंटी के साथ एक बात कहते हैं, अगर कोई टेस्ट हुआ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो उस टेस्ट में जो सबसे कम मार्क्स आएगा, सबसे कम नंबर जिसका आएगा, वो मेरा होगा। क्यों होगा? तो बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता है कितना जल्दी आप करते हैं, और उस मामले में तो हम स्लो थिंकर हैं। आप कितना परफेक्ट दिए ये नहीं देखा जाएगा, परफेक्ट के साथ आप कितना जल्दी दिए वो देखा जाएगा। और लेखक का कहना है कि हम परफेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम लेंगे टाइम, तो टाइम तो हो जाएगा अप, तो जैसे हो जाएगा टाइम अप, तो मेरा मार्क्स जाएगा नीचे गिर। आप लोगों को क्या होता है, 3 घंटा के टाइम है, 100 नंबर है, जितना जल्दी तुम लिखो 3 घंटा से ज़्यादा मिलेगा, आपको सब आंसर आता है, लेकिन जैसे 3 घंटा पूरा होगा आपका कॉपी छीन लिया जाएगा। वहाँ टेस्ट असल में किस चीज़ का हो रहा है? इस चीज़ का खाली नहीं हो रहा है कि आपको कितना आता है, वहाँ पे 2 चीज़ें चल रही है, एक कि आपको कितना आता है और दूसरा कितना जल्दी उसको पूरा करते हैं। और लेखक किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। ये जो रफ्तार है यही क्या है? गलत है। और कह रहे हैं कि इसमें और कुछ नहीं देखा जाता है, बस क्या देखा जाता है? आपका स्पीड कितना है, और स्पीड में तो भाई हम पीछे हैं, तो मेरा मार्क्स जो है वो क्या होगा? लोवेस्ट होगा, कम रहेगा। Obviously, we slow thinkers are traveling handicapped in the business of getting a living। उसके बाद कर रहे हैं कि हम जैसे जो स्लो थिंकर हैं, जो धीरे सोचने वाले लोग हैं, वो एक तरह से विकलांग होते हैं। विकलांग किस चीज में? अपने जीवन को चलाने में। कहे कि आप रफ्तार में पीछे रह जाइएगा तो कमाई में भी आप पीछे, तो जीवन चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो बात भी बता रहे हैं। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वन माइंड्स एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट। आगे वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कि मैं अभी जिस बारे में सोच रहा हूँ वह किसी के दिमाग के व्यवहारिक उपयोग के बारे में नहीं है, बल्कि इसका बात यहाँ पे आनंद के लिए बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, अब ये चर्चा करेंगे अपने स्लो थिंकर के फिल्म से, कि देखो हम फिल्म देखे जाते हैं तो हमारा क्या हाल होता है, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखिए उदाहरण देंगे, वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल में ले लो। ये कह रहे हैं कि किसी पर हम व्यक्तिगत टिप्पणी ना कर रहे हैं, बस आनंद के लिए तुमको हम एक बात बता रहे हैं एग्जाम्पल में। When I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब भी हम सिनेमा देखने जाते हैं, हम अपने आप को एक धुएं में पाते हैं। तो एक ऐसे जगह जहाँ लगता है कि हम मदद करे वाला कोई नहीं है। और जब हम सिनेमा देखते हैं तो हर सीन के बाद हम अपने पत्नी की तरफ घूमते हैं और उससे फुसफुसाते हैं, यानी उससे पूछते हैं कि सीन में क्या हुआ। लेखक के हाल ऐसा है, इतने स्लो थिंकर हैं कि वो ये भी नहीं पहचान पाते हैं कि इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कितने हीरो हैं, कितने हीरोइन हैं, कब हीरो का एंट्री हुआ, कब हीरोइन का हुआ, कुछ नहीं इनको पता है, कब किसके साथ क्या चल रहा है। सीन कुछ समझ में इनको नहीं आता है, बस चुपचाप बैठ के फोटो देख रहे हैं। और सीन समझने के लिए क्या करते हैं? अपनी पत्नी की ओर घूमते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ इस सीन में क्या हुआ। तो इतने स्लो थिंकर हैं कौन? लेखक जी। समझ गए? इज दिस द सेम गर्ल। देखो वो कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी की तरफ घूमते हैं और पूछते हैं, क्या पूछते हैं? फुसफुसा रहे हैं क्या? इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सा एट द बिगिनिंग। कि क्या यह वही लड़की है जिसको पिक्चर के शुरुआत में हम देखे थे, सिनेमा शुरू होने के एकदम पहले सीन में देखे थे? तब उनकी पत्नी उनको फुसफुसाते हुए बताती है, कहती है नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, अ टॉल ब्लोंड, अ शॉर्ट ब्लोंड
एंड अ मीडियम साइज ब्रेंटी। तो उनकी पत्नी कहती कि नहीं, ये वही लड़की नहीं है। इस फिल्म में टोटल 3 लड़की है, यानी 3 हीरोइन है। 3 हीरोइन में कौन कौन है जी? तो एक जो है देखो यहाँ पे लंबी है और गोरी है, एक छोटी है लेकिन गोरी है, और एक जो है वो मध्यम कद के है, ज्यादा लंबी नहीं है, वो मध्यम कद के और सांवली है। लेकिन लेखक को यह नहीं पता चल रहा है कि कौन लंबा है, कौन नाटा है, कौन गोरा है, कौन काला है। स्लो थिंकर हैं बेचारे। 4 घंटा बाद इनको समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद उनकी पत्नी क्या करती है? कहती है कि एक काम करो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, नाम रख दो। पहला लड़की के ए, दूसरा लड़की के बी और तीसरा लड़की के सी। यानी जो गोरी और लंबी है उसका नाम क्या रख दिया गया? ए। जो छोटी है और गोरी है उसका नाम रख दिया गया बी, और जो मध्यम कद वाली है और सांवली है उसका नाम रख दिया गया सी। उसके बाद इनको ये भी नहीं पता कि हीरो कौन है, तो उनकी पत्नी बताती है कि द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। पूछा कि हीरो, तो बताते हैं कि हीरो वो है, जब हम फिल्म देख रहे थे, आप या मैं अपने पति से बोलिए, कौन? उनकी पत्नी की। जब हम फिल्म देख रहे थे तो फिल्म में जो एक लड़का आया था ना, जो गेट से अंदर घुसते हुए और टोपी पहना था, खोला था, ठीक, कुछ वियर है कि खोला है, आउट है, ऑफ है, तो क्या हो जाएगा? खोलना। तो इनकी पत्नी बता रही है कि जब पिक्चर शुरू हुआ था उसमें एक लड़का आया था गेट में अंदर घुसते हुए, जिसने अपनी टोपी निकाली थी, वही कौन है? हीरो। यानी कहानी में लेखक को यह भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें हीरो कौन है या हीरोइन कौन है, क्योंकि ये कौन है? स्लो थिंकर है, ठीक, धीरे सोचने वाले। तो ये बताती है। उसके बाद अब अगला सीन समझाते हैं कि देखो कहानी में क्या होता है। हीरो जो है सबसे पहले बी, जो नाटी है, गोरी है, उसके प्यार में गिरेगा, फिर जो सांवली और मध्यम कद के उसके प्यार में गिरेगा, और फिर जो लंबी है और गोरी है उसके प्यार में गिरेगा। यानी तीनों से प्यार होता है, फेरा फाड़ी। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही है, किसको? लेखक को। तो वो सारी बातें कौन समझा रही है? उसकी पत्नी। और कह रही कि आगे वैसा ही होता है, जैसा मेरी पत्नी बताती है वैसा ही होता है। तो वो बता रहे हैं कि देखो, एक मेरी पत्नी का दिमाग, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी जो रफ्तार है वो, और एक मेरा, वो हर सीन को समझ रही है, उसको आगे भी पता है कि सीन में क्या होगा, और हमको देख लिए तब पर भी ना पता चलेगा कि कौन हीरो है कौन हीरोइन है, कई गो हीरो है कई गो हीरोइन है, क्योंकि हम हैं स्लो थिंकर, धीरे सोचने वाले प्राणी में से। आगे आइए, इतने हैं, खत्म हो गया। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू एज द मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। कह रहे हैं कि यहाँ आपके पास एक ऐसा दिमाग होना चाहिए जो हाई गियर में काम करे। हाई गियर लगाने का मतलब टॉप गियर। तो गाड़ी कैसे चलता है? रफ्तार में। तो कि आपका दिमाग हमेशा कैसे काम करे? हाई गियर में काम करे, ठीक। तो यहाँ पे आप कहीं भी जाइए तो इसी चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यही चीज सिखाया जा रहा है। यहाँ पे आते हैं, आपको क्या सिखाया जाता है? नंबर 1 बनना। कहीं भी चले जाइए, नंबर 1। उसके लिए आपको जो करना पड़े करिए। कुछ बच्चे हैं जो इसके चक्कर में नहीं रहते, उनका अपना जीवन है, मस्ती में जी रहे हैं। कुछ कह कि नहीं हमको नंबर 1 रहना है, लगे पड़े हैं नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जीवन में नंबर 1 वाला ही सब कुछ नहीं करता है। कभी कभी कोई कुछ ना करने वाला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर जाता है। उदाहरण के रूप में आप कालिदास को ले सकते हैं। कुछ नहीं थे, अनपढ़ गवार आदमी आगे चल के रचनाकार बन गए। तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर 1 पे है वही कुछ करे। कुछ लोग नंबर 1 पे न रह के भी बाद में ऐसा नंबर 1 आते हैं कि नंबर 1 वाले लोग उनको देखते ही रह जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। ये जो प्रशिक्षण है तेज गति के, वो तो लेना ही पड़ेगा। किसी ने पहले ले लिया, कोई बाद में लिया। हो सकता है कि आज जिसको नंबर 1 बनने का शौक है, पढ़ाई में, मान लो यहाँ पढ़ रहे हैं कि पढ़ाई में नंबर 1 रहेंगे, इतना नंबर 1 के शौक रहा कि धीरे धीरे उसको पढ़ाई करने की इच्छा ही मर गई। अब उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो चले जाएगा नीचे। अब कोई पहले से नीचे था, एकाएक उसको सुर चढ़ा कि अब हमको नंबर 1 बनना है, तो अब उसमें नया नया एनर्जी है, वो जाएगा पढ़े नंबर 1 पर। तो जरूरी नहीं है कि नंबर 1 वाला ही अपने ज़िंदगी में कुछ करता है, नंबर 2, 3, 4 वाला कुछ नहीं करता है। 12th फेल करके भी आदमी IAS बनता है। आप लोग तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक।
ठीक, तो उतना भी दिमाग को प्रेशर नहीं लेना है कि नसें फट जाए। तो आगे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जगह है वहाँ पे दिमाग को तेज गति में काम करने के लिए ही प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक, जबकि वो अन्य गियर में यानी उससे कम में भी बढ़िया काम कर सकता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम तो 2-3 गियर में भी अच्छा गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन हम चला बुआ 5 गियर लगा के, 4 गियर लगा के, ओका से नीचे ना चलबो, चलते हुए एकदम एक्सीलरेटर फूले होके, उससे कम में भी हम आनंद लेकर के जा सकते हैं, सफर के मजा लेके अपने जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ना जब वो हाई लेवल में, तो वही ये बता रहे हैं कि हर जगह इसी चीज को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि उससे कम में भी काम चल सकता है, अच्छा काम कर सकता है। आगे वो कहते हैं बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फिलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ स्किन एंड एक्शन। वो कह रहे हैं लेकिन इनके साथ और भी कई सारे लोग होंगे जो इसी प्रकार के होंगे, स्लो थिंकर सिनेमा हॉल में, जो इन्हीं के तरह धीरे धीरे सोचते होंगे, उनको सीन समझ में नहीं आता होगा। तो उनके लिए कह रहे हैं कि ये जो काम होता है फिल्म में, एक तरफ दृश्य सीन का बदलना, आजकल की तो फिल्म और खतरनाक आ रहा है, सही में हाइट दिमाग चाहिए। इस फिल्म का लिंक मिलेगा आपको उस फिल्म में, उस फिल्म का मिलेगा उस फिल्म में, उस फिल्म का उस फिल्म में, फिर मिलकर सब आएगा एक फिल्म में। अब समझते रहिए कौन सीन कहाँ से आया। आप लोग बाहुबली फिल्म देखिए, कभी सीन यहाँ जा रहा है, कभी सीन वहाँ जा रहा है, कभी बाप के तो कभी ओखों से खतरनाक दे दिया KGF, सिखा रहा है यहाँ के सीन चल जा रहा है 10 साल आगे, फिर कह रहा अरे हम 10 साल आगे गया चल गए, पीछे आओ पीछे। अब अगर आप स्लो थिंक करें तो समझ में नहीं आएगा कि सीन क्या चल रहा है, आगे गया पीछे गया। कल की फिल्म आई है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया क्यों आया है। एक साउथ में पूरा यूनिवर्स चल रहा है LCU, उसमें 3-4 फिल्म आ चुके हैं, 3 आ चुका है, समझ में नहीं आएगा कौन फिल्म के कहाँ लिंक है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको वो फिल्म के सीन और उसमें जो कहानी चल रही है वो दोनों समझ में नहीं आ रहा होगा। उसको समझने के लिए उनको क्या होना चाहिए, दिमाग तेज, सीन के साथ दिमाग का तालमेल बैठना चाहिए, एक दूसरे से फास्ट लिंक करे कि ये सीन कहाँ से एक दूसरे को जोड़ रहा है, तब वो कहानी आपको समझ में आएगी। ठीक, आगे कहते हैं दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो। ये लाइन भी याद रखना। वो कह रहे हैं कि आज के जो लोग हैं वो पहले के 30 साल पहले के जो लोग हैं उनसे फास्ट सोचते हैं। इसको आप देख सकते हैं, एक हम लोग 30 साल पहले में अपने पापा दादा भी चल जाओ, उनका सोचने का जो शक्ति और हमारा जो उसमें अंतर हो गया है। या अपना हटा दो, अपने पापा पे और आपके घर में जो छोटा बच्चा है उसको देखो, दोनों में सबसे बेहतरीन तरीके से फ़ोन चलाने किसको आता है? वो ननबुट्टा है ना, वो इतना बढ़िया चला देगा ना फ़ोन कि उतना हमने के पापा के चलाने नहीं आएगा। क्यों? उसका दिमाग हमारे पापा के दिमाग से फास्ट काम कर रहा है, उन चीज़ों को फास्ट सीख रहा है। तो वही लेकर के यहाँ बताए हैं कि आज के जो लोग हैं वो 30 साल पहले के लोगों से ज़्यादा फास्ट सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। और कह रहे हैं कि शायद ये इसलिए क्योंकि अगर आज के लोग इतना फास्ट नहीं सोचेंगे तो शायद जीवन में उनको ये दुनिया दोबारा सोचने को मौका नहीं देगा, इसीलिए ये फास्ट सोचते हैं। तो कहानी में आप लोगों को इतना ही था। इंग्लिश का पहला चैप्टर खत्म। कल आप लोगों को या तो संस्कृत होगा या इसका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, दोनों में से कोई एक चीज।